नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी अगली कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। दरअसल ये जो आपकी अगली कक्षा है, यह रीट से संबंधित है। रीट, एचटेट, सीटेट, बिहार का एचटेट और झारखंड का टेट। जो भी आप टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उन सारी कक्षाओं का संबंध इससे है, क्योंकि यह विषय ही ऐसा है कि सभी परीक्षाओं में इसके प्रश्न आते हैं। इन सारी परीक्षाओं में जो भी आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जुटेंगे, उन सारी भर्ती परीक्षाओं में आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बुद्धि की संकल्पना और इसका सिद्धांत। तो क्या होता है, बुद्धि होती क्या है? तो अगर मैं आपसे पूछूं बुद्धि क्या होती है, तो आप कहेंगे कि सर, बुद्धि जो होती है जिससे हम सोच समझ सकते हैं, जिससे हम विचार करते हैं। ठीक है, तरह तरह के आपके जवाब आएंगे। फिर मैं कहूँगा कि आप बुद्धि से क्या समझते हैं। आप एक शिक्षक के तौर पर बुद्धि से क्या समझते हैं? दरअसल हमें बुद्धि पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों है? हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी है बुद्धि का पढ़ने की, कि हम जब एक शिक्षक के तौर पर किसी औपचारिक अनौपचारिक संस्था में शिक्षण कार्य करें, तो हमें वहाँ के छात्रों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और मोस्ट इम्पोर्टेंट उनकी बुद्धि के बारे में, कि उनकी बुद्धि कैसी है, क्या आईक्यू है, वो किस तरह से एक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें हमें पता हो। क्योंकि कक्षा में आपके सामान्य विद्यार्थी भी होते हैं, प्रतिभाशाली भी विद्यार्थी होते हैं और मंदबुद्धि के भी बालक होते हैं। तो हमें सबको जानने की आवश्यकता है। बिना सबको जाने हम अपनी शिक्षण विधि या शिक्षण की जो स्ट्रैटेजी है वो बना नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं जो बुद्धि है। अगर हम उसके शब्द पे जाएं कि बुद्धि शब्द का मतलब क्या है, तो उस शब्द को जब हम देखेंगे तो उसे हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला, एक भारतीय परिदृश्य में जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है उसमें, और एक विदेशी में। तो बुद्धि, अगर हम हिंदी में उसका शब्द देखें बुद्धि, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये बुध धातु से बनी है। बुध धातु, धातु में संस्कृत का अर्थ क्रिया होता है। बुध धातु और अक्त्विन प्रत्यय के योग से बुद्धि बनी है, जिसका अर्थ होता है प्रज्ञा अथवा प्रतिभा। ठीक है, तो हमारे यहाँ बुद्धि को प्रज्ञा कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में भी प्रज्ञा कहा गया है, तो यहाँ हमारे यहाँ इसे प्रज्ञा माना जाता है। ठीक है, अब हम जाएंगे कि विदेशों में इसे क्या कहते हैं। तो विदेशों में बुद्धि को इंटेलिजेंस कहते हैं। आपने अंग्रेजी में इसका नाम सुना होगा। इसी शब्द का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिगो शब्द से हुई है। INTELLIGO, इंटेलिगो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है अंडरस्टैंडिंग, अर्थात समझ। ठीक है, तो ये आपकी हुई बुद्धि। बुद्धि का जो मूल शब्द है उसका मतलब हुआ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कुछ परिभाषाओं को। कैसी परिभाषाएं? बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के बारे में संकल्पनाएं। बुद्धि को दिया किसने था और उसके बारे में किस शिक्षा शास्त्री ने, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा था। देखिए, परिभाषाओं पर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं। 50वीं परिभाषा है, जिसे पढ़ने में हमारे बहुत टाइम चले जाएंगे और हम इसमें आगे खुद को एकोमोडेट करने में हमें प्रॉब्लम होगी। सारा सिलेबस हमें कवर करना है, सब कुछ पढ़ना होता है। सारे क्वेश्चन सिर्फ बुद्धि से नहीं आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने क्या किया, इन परिभाषाओं को 3 वर्गों में बांट दिया। कैसे बांट दिया? दरअसल एक हमारे बहुत फेमस शिक्षा शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम था फ्रीमैन। इन्होंने सारी परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा। पहला भाग था समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि। इट मीन्स इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट, कि बुद्धि समाज में, व्यक्ति का वातावरण में, व्यक्ति का उसके आसपास समायोजन कराने का कार्य करती है। ऐसा फ्रीमैन ने पहले कॉन्सेप्ट के बारे में कहा। बुद्धि की सबसे पहली संकल्पना क्या कही? कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। ठीक है, दूसरी बात कही कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता। अगर हम कोई चीज सीखते हैं तो ये किसके कारण संभव हो पाता है? बुद्धि के कारण हो पाता है। ठीक है, इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू लर्न। तीसरी चीज क्या है? तीसरी आपकी है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो आप कहेंगे कि ये तो 3 उसके कॉन्सेप्ट हुए, और क्या बताया जा सकता है इसके बारे में?
तो मैं और इसके बारे में यह कह सकता हूँ कि जो ये कॉन्सेप्ट है, समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, इसको मैं अलग अलग बांट के आपको बताता हूँ कि कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जो बुद्धि को समायोजन की योग्यता के रूप में मानते थे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? समायोजन की योग्यता का मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता के रूप में माना है। ठीक है, वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि को समायोजन करने की योग्यता माना है? सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आपके मन थे, पाइगेट थे, ठीक है, और पैटरसन थे, और आपके बर्न थे, स्टर्न थे। ये सारे मनोवैज्ञानिक जो थे, इन्होंने बुद्धि को समायोजन की योग्यता के रूप में माना है। दूसरा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। अगर कुछ भी हम सीखते हैं उससे, तो कुछ भी अगर हम कुछ सीखते हैं अपने जीवन में, तो वह काम हमें बुद्धि करके देती है। इसे किसने कहा था? तो बाटा तो फ्री मैन ने था, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार रखे हैं कि बुद्धि सीखने की ही योग्यता है। जिसमें सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं बकिंघम। इनका मानना था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। मर्फी कहते हैं कि बुद्धि मनुष्य की महान संपदा है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा जो है सीखने की योग्यता बकिंघम की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। छोटा है इसलिए परीक्षाओं में ये पूछे जाने के प्रबल आसार है। ठीक है, फिर कहते हैं आगे हम चलते हैं सीखने की योग्यता में। एक और मनोवैज्ञानिक आपके थे डी.एन. बर्न। उनका मानना था कि बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, ऐसा डी.एन. बर्न ने कहा। ठीक है, फिर एक और मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल। वो कहते हैं कि बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि हमारी जन्मजात होती है, और वर्तमान समय में या अतीत में आगे जो हम भी अनुभव प्राप्त करेंगे, उसे उस बुद्धि को हम और सुधार सकते हैं और मैच्योर बना सकते हैं, ऐसा मैकडूगल ने कहा था। ठीक है, तो मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, एबिंगहर्स्ट, ये सारे मनोवैज्ञानिकों ने माना कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, अब अगले अगले विषय पे चलते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष चीज। तो इनका मानना था कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन समर्थक थे? इनके समर्थक थे, पहले तो बिने थे आपके, अल्फ्रेड बिने, फ्रांस के। फिर टर्मन, फिर उसके बाद स्पीयरमैन। इन लोगों का मानना था कि बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, तो ये आपकी बुद्धि के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुए, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि कैसे है, बुद्धि को आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, और एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को बुद्धि कैसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अब आते हैं हम बुद्धि के सिद्धांत पर। ठीक है, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो सिद्धांत इनके बहुत सारे हैं। हम सबसे पहले सिद्धांत पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत जो बुद्धि का दिया गया था, ये सबसे प्राचीन सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। इसे 1911 में प्रतिपादित किया था। किसने किया था प्रतिपादित? इसे प्रतिपादित किया था अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, उन्होंने ये माना था कि बुद्धि एक अखंड इकाई है, मतलब पूरा हिस्सा जो है ये एक ही प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, एक ही प्रकार से कार्य करता है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति सभी क्षेत्रों, सभी विषयों में बुद्धिमान होना चाहिए। इनका ये मानना था कि अगर एक व्यक्ति बुद्धिमान है तो हर क्षेत्र में बुद्धिमान होना चाहिए। और इसके इनके जो समर्थक थे, मतलब इनके समर्थक जो थे आपके अल्फ्रेड बिने के, वो टर्मैन थे, स्टर्न थे। ठीक है, लेकिन बाद में इसे सिद्धांत को नहीं माना गया। सिद्धांत को क्यों नहीं माना गया? क्योंकि इनका मानना यह था कि अगर एक व्यक्ति बुद्धिमान है तो हर क्षेत्र में बुद्धिमान होगा। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आप खुद ही सोच के बताइए कि अगर एक व्यक्ति गणित में विद्वान है, तो क्या वही व्यक्ति कला में भी विद्वान होगा? क्या वही व्यक्ति हिंदी साहित्य में होगा? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यह सिद्धांत भले ही 35 वर्षों तक प्रचलित रहा, 35 वर्षों तक लगभग यह प्रचलित रहा बुद्धिमापन के लिए, लेकिन बाद में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगला सिद्धांत है आपका, वो है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? इसे दिया था 1904 में स्पीयरमैन ने। ठीक है, किसने दिया था? स्पीयरमैन ने 1904 में दिया था। इनका यह मानना था, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, द्विकारक सिद्धांत, कि बुद्धि दो कारक होते हैं। मतलब बुद्धि के अंतर्गत दो कारक होते हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि बुद्धि दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी चीज है? पहला है सामान्य योग्यता, दूसरा विशिष्ट योग्यता। ठीक है, फिर अब पूछा जाएगा कि सामान्य योग्यता क्या है?
अरे सामान्य योग्यता वह है जो हमें जन्मजात मिलती है, और विशिष्ट योग्यता वह है जिसे हम अपने वातावरण और पर्यावरण से सीख के प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें स्पेयरमैन ने कही। हाँ, और जैसे जैसे समय आगे बीतता चला गया, स्पेयरमैन की ये बातें प्रासंगिक न रहकर वो पुरानी हो गई। स्पेयर ने जी कारक को वास्तविक मानसिक शक्ति कहा था, जो सामान्य योग्यता थी उसको वास्तविक मानसिक शक्ति माना, और जो यश है मतलब स्पेशल, जो स्पेसिफिक बुद्धि है, उसे माना था अर्जित योग्यता। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो सामान्य बुद्धि, जो जी कारक है, वो हमें जन्मजात प्राप्त होती है, और यश कारक हम प्राप्त करते हैं वातावरण और इससे अनुभव से सीख के। ठीक है, तो ये सिद्धांत राजतंत्री सिद्धांत भी कहा जाता है। राजतंत्री सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जी राजा के समान कार्य करता है, और यश जो है प्रजातंत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और इसे हम एक उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो गणित में अच्छा है, उसने जी कारक की भूमिका होती है, लेकिन वो विशिष्ट रूप से यश कारक की गणना की वजह से बेहतर हो सकता है। ठीक है, फिर अगला सिद्धांत है आपका थॉर्नडाइक थ्री फैक्टर थ्योरी। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 फैक्टर दिए, मतलब उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है 3 तरीकों से बनी है। कौन कौन से वो 3 चीजें हैं? पहली सामाजिक बुद्धि है, दूसरा आपका कॉन्क्रीट बुद्धि है, मतलब जिसको हम मूर्त कहते हैं हिंदी में, फिर तीसरा है अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि, मतलब अमूर्त बुद्धि। कहते हैं कि बुद्धि के 3 हिस्से हैं, एक सामाजिक है, कंक्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो लोगों से बेहतर संबंध बना सकते हैं, जिनका संबंध लोगों से बेहतर होता है, मेल जोल वाले ज़्यादा होते हैं, उनके पास सामाजिक बुद्धि होती है। और ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर भौतिक वस्तुओं को समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, जैसे मैकेनिकल काम जो करते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि उनके अंदर कॉन्क्रीट बुद्धि है। और ऐसे व्यक्ति जो प्रतीक विचारों के साथ कार्य करते हैं, जैसे आपके संगीतकार, गीतकार, ये सब जो कलाकार हैं, जो कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास कैसी बुद्धि होती है? अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि होती है। ठीक है, अगली बुद्धि के सिद्धांत पे चलते हैं। अगला सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। न कि आपके राजस्थान के टेट के लिए, ये झारखंड के टेट के लिए, या तो हरियाणा के टेट के लिए, और सी टेट के लिए तो ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर की मैं बात कर रहा था। हार्वर्ड गार्डनर ने जो अपना सिद्धांत दिया था, वह सिद्धांत जो है, उन्होंने कहा था कि बुद्धि 8 प्रकार की है। ठीक है, 8 प्रकार की मतलब 8 प्रकार के हिस्से हैं बुद्धि में। और ये सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? ये सिद्धांत दिया था 1983 में। ठीक है, उनका उनका मानना था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी नहीं है, वो बहुकारकी है। मतलब बुद्धि ऐसा नहीं कि एक कारक है, द्विकारक है, 3 कारक है। उनका मानना था कि बुद्धि के 8 हिस्से हैं, वो 8 हिस्सों से मिलकर ही पूरी बुद्धि का निर्माण हुआ है। तो वो 8 हिस्से क्या हैं? जी आइए, चलिए हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो मैं एक और चीज़ आपको हार्वर्ड गार्डनर के बारे में बताना चाहता हूँ। दरअसल गार्डनर ने जब अपना सिद्धांत दिया था सबसे पहली बार, तो उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया था। ठीक है, 1998 में उन्होंने 8वें प्रकार को जोड़ा, फिर 2000 में 9वें प्रकार को जोड़ा। तो इसी प्रकार उनके जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, उसमें 9 फैक्टर हैं, टोटल 9 चीज़ें हैं। इसमें यहाँ पे 8 मेंशन है, 9वां जो है अस्तित्ववादी बुद्धि है। ठीक है, चलिए एक-एक करके देखते हैं। पहली है भाषाई बुद्धि। ठीक है, भाषाई बुद्धि नाम से ही आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति भाषा मतलब व्यक्ति का वह हिस्सा जो किसमें प्रबल होता है? भाषा में प्रबल होता है। फिर है तार्किक बुद्धि, फिर है स्थानिक बुद्धि, हाँ, फिर है शारीरिक गतिक बुद्धि, फिर चौथा है, पांचवा है संगीतमय बुद्धि। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर म्यूजिकल एबिलिटी होती है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? आपकी संगीतमय बुद्धि होगी। फिर पारस्परिक बुद्धि, इंटरपर्सनल, ऐसा 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 बुद्धिमत्त व्यक्ति जो इंटरपर्सनल मतलब आपसी संबंध उसके अच्छे हों। हाँ, और दूसरा है इंट्रापर्सनल, जिसके मतलब बाहर लोगों से संबंध अच्छे हों। फिर अगला व्यक्ति है नेचुरलिस्टिक, प्रकृतिवादी, और 9वां प्रकार है अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, तो 9 प्रकार की बुद्धि को बताया। आपकी परीक्षाओं में गार्डनर के या जो भी सिद्धांत आपसे पूछे जाते हैं, ये सारे सिद्धांत आपसे सिर्फ यही पूछे जाते हैं कि ये क्रम बताइए। आप इसका क्रम बताइए कि भाषाई के बाद कौन आएगा, तार्किक के बाद कौन आएगा, इन सब चीज़ों के बाद कौन आएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं।
अगला सिद्धांत है स्टर्नबर्ग का त्रिमुखी सिद्धांत, स्टर्नबर्ग टाइआर्किक थ्योरी। ठीक है, क्या है ये टाइआर्किक थ्योरी? आपके सीटेट के परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाने वाला, यूजीसी नेट में पूछा जाता है, और आपके ये टेट के जितने एग्जाम होते हैं या टीचिंग एग्जाम होते हैं उन सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइआर्किक थ्योरी में सबसे पहला जो सिद्धांत है स्टर्नबर्ग का, वो 3 हिस्से हैं उनके सिद्धांत के। पहला है, वो कहते हैं कि बुद्धि के 3 प्रकार हैं, मतलब बुद्धि के वो 3 हिस्से हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है विश्लेषणात्मक, दूसरा है रचनात्मक, और तीसरा है व्यवहारिक। बुद्धि का वह हिस्सा जो उसकी समस्या सुलझाता है, समस्या को सुलझाता है और निर्णय लेता है। ठीक है, दूसरा हिस्सा जो नई समस्याओं विचारों को संभालता है, तीसरा हिस्सा जो रोजमर्रा की व्यवहारिक चीजों को हल करता है। ठीक है, तो बुद्धि कितने प्रकार की उन्होंने बताई? 3 प्रकार की बताई। पहला एनालिटिक, दूसरा क्रिएटिव, चौथा पहला एनालिटिक, दूसरा क्रिएटिव, तीसरा प्रैक्टिकल। ठीक है, अब ये क्रम बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे ही प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षाओं में, सामान्य परीक्षाओं में आपसे क्रम नहीं, आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा स्टर्नबर्ग के टाइआर्किक थ्योरी से संबंधित नहीं है। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए कि एनालिटिक होता है, क्रिएटिव होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो अगला सिद्धांत है गोलमैन की भावनात्मक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, गोलमैन का आपने नाम सुना होगा। भावनात्मक बुद्धि क्या होती है, सामान्य बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि? देखिए, डेविड गोलमैन, इनका पूरा नाम था डेविड गोलमैन। दरअसल इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, तो इनका ये मानना था कि सॉरी, इनका ये मानना था कि व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं, और ऐसा व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से स्थिर है, उसके अंदर पेशेंस बहुत अच्छा है, वह वह व्यक्ति भावनात्मक रूप से, जिस उसके अंदर भावनात्मक बुद्धि बहुत ही प्रबल हो। ठीक है, भावनाओं को समझने की, व्यक्त करने की और नियंत्रित करने की क्षमता प्रबल होती है। अच्छा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि छोटे बच्चे, छोटे क्लास के किंडरगार्टन या प्ले स्कूल के जो बच्चे होते हैं, या तो फ्रॉबेल स्कूलों के जो बच्चे होते हैं, उस स्कूलों के अंदर जो बच्चे होते हैं वो बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत ही वाचाल होते हैं, बोलने वाले होते हैं, बहुत ही आपके टीचर से बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बहुत खेलते हैं, बदमाशी करते हैं। मतलब उनके जो इमोशन होते हैं वो उनसे कंट्रोल में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर नहीं होते हैं। हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में तब आएँगे जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आएगी। बच्चों के अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, इसलिए उनके इमोशन उनके अंदर उनसे कंट्रोल नहीं होते। तो कंट्रोल नहीं होते, तो उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके खुद के इमोशन स्टेबल हो, कंट्रोल हो। तो कौन करता है उन्हें? वुमेन्स करती हैं, फीमेल्स करती हैं। इसीलिए फीमेल का कहा जाता है कि फीमेल के अंदर जो ई इमोशनल इंटेलिजेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। वो दूसरे के भावनाओं को ज़्यादा तरीके से समझती हैं, अच्छे से समझती हैं, और दूसरे की भावनाओं को प्रेफ़रेंस देती हैं। छोटे बच्चे को सँभालना किसी मेल मेल के बस की बात, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम नहीं बस की बात है, लेकिन प्रायोरिटी दी जाती है फीमेल को, क्योंकि उनकी भावनात्मक बुद्धि मेल की अपेक्षा अच्छी होती है। ठीक है? गार्डनर का ये बुद्धि सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है? स्टर्नबर्ग भी हो गए हैं। आगे चलते हैं। अगला सिद्धांत है कैटल और हार्न का तरल और स्फटिक बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, कैटल एंड हॉर्न थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या कहा था कैटल ने? कैटल ने कहा कि बुद्धि के 2 हिस्से हैं, एक है तरल बुद्धि, एक स्फटिक बुद्धि। देखिए, आपको अगर याद करने में समस्या है, पढ़ने में समस्या है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से पहला बुद्धि का सिद्धांत मैंने पढ़ाया था आपको, कि अल्फ्रेड बिने ने अपना सिद्धांत 1911 में दिया, और उन्होंने कहा कि बुद्धि एक कारक सिद्धांत है, बुद्धि एक ही रूप में कार्य करती है। फिर स्पेयरमैन आया, उन्होंने कहा नहीं, बुद्धि 2 रूपों में काम करती है। तो इसी तरह के सिद्धांत है, सिर्फ नाम अलग-अलग है। कैटल ने भी माना है, बस नाम अलग है। उन्होंने कहा कि 2 फैक्टर होते हैं जिस पे बुद्धि कार्य करती है। पहला है तरल, दूसरा है क्रिस्टल। ठीक है, तरल क्या कहती है? तरल जो सिद्धांत है बुद्धि का, वो है कि नई समस्याओं को हल करता है यह, अमूर्त सोच की क्षमता होती है, यह अनुभव पर आधारित नहीं होता है, और ये उम्र के साथ कम हो सकता है। समझ रहे हैं आप? कि ये अनुभव पे आधारित नहीं होता, ये आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह का प्रतिभाशाली, जैसे एक बच्चे के अंदर प्रतिभाशाली बुद्धि अधिक है, तो प्रतिभाशाली बुद्धि जो मैच्योरिटी नहीं होती है उसमें,
प्रतिभाशाली इंसान अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, ठीक है। स्फटिक बुद्धि या क्रिस्टलाइज बुद्धि वो क्या होता है? वह ज्ञान और कौशल जो व्यक्ति ने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से सीखा है, यह उम्र के साथ बढ़ सकती है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, वो नई समस्या को हल करता है, अमूर्त सूत्र रखता है, बट इसकी जो वैलिडिटी होती है, ये अनुभव के साथ साथ क्या होती है, अनुभव आधारित नहीं होती है, ये उम्र के साथ साथ कम हो जाती है। और जो क्रिस्टलाइज मेथड होता है, ये उम्र के साथ क्या होता है, बढ़ता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्लूइड जो होता है इसकी लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी कम होती है और क्रिस्टल की ज़्यादा होती है, ठीक है। किसी नई पहेली को हल करने के लिए तरल बुद्धि की आवश्यकता होती है और इतिहास के तत्वों को याद करने के लिए स्फटिक बुद्धि, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी मैच्योर आदमी के पास जाएंगे और कोई नए ज़माने की पहेली या कोई ऐसा कुछ देंगे आप, तो हो सकता है वो ना कर पाए, क्योंकि उसके समय का नहीं है, उसके समझ का नहीं है। लेकिन वही चीज़ आप कोई इतिहास का कुछ भी ऐसा याद करने के लिए, कुछ समझने के लिए दे देंगे जिसमें अनुभव की आवश्यकता होगी, तो वह आसानी से कर लेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत, ठीक है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ऑफ थर्स्टन, ये आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा होगा, ठीक है। तो इन्होंने जो अपना दिया था, सिद्धांत दिया था, उसके 7 उत्तर 7 तथ्य थे। कौन कौन से थे? पहला है संख्या क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, मतलब बुद्धि का वो हिस्सा जो गणनात्मक कार्य करता है। दूसरा है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इसका मतलब यह है जो शब्दों और उनके अर्थ को समझने की क्षमता रखता है, ठीक है। तीसरा है वर्ड फ्लुएंसी, जो भाषाई रचनात्मकता और शब्दों का तेज उपयोग करता है, वर्ड फ्लुएंसी। आप आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुन रहे होंगे कि मैं आपको जो लिखा है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें बोल के बता रहा हूँ। बोल के कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि जैसे आपके अंदर है वैसे मेरे भी अंदर है, या सबके अंदर होता है वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है, अपने क्षेत्र में। मैं शिक्षक हूँ, इसीलिए मेरे पास इन शब्दों से संबंधित बहुत सारे वर्ड हैं। आप अगर किसी और क्षेत्र से जुड़े हैं या तो कोई और कार्य जो बहुत अच्छे से आप करते हैं, तो आपके अंदर उस तरह के क्षेत्र की भाषाई रचनात्मकता और शब्दों शब्दों में तेज होगा, ठीक है। अगला है स्पाइटल विजुअलाइजेशन, स्थानिक दृश्यता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वस्तुओं को मानसिक रूप से घुमाने और स्थानिक संबंधों को समझने की क्षमता होती है, ठीक है। वो मानसिक रूप से वस्तुओं को इधर उधर कर सकता है कि हाँ मुझे ये ऐसे पढ़ना था, वैसे करना था, यहाँ ये काम करना था, ठीक है। फिर अगला है स्मृति, मेमोरी। मेमोरी का काम क्या होता है? मेमोरी स्टोरेज का काम करती है। आपने कंप्यूटर में नाम सुना होगा मेमोरी, मेमोरी या मेमोरी कार्ड, ऐसा सुना होगा। मेमोरी क्या करती है? स्टोरेज करती है। उसी तरह हमारी भी मेमोरी होती है, वो भी स्टोरेज करती है। तो हमारी मेमोरी क्या स्टोरेज करती है? हमारी मेमोरी स्टोरेज करती है हमारे थॉट्स को, हमारे नॉलेज को, हमारे इंफॉर्मेशन को, जो भी हम सीखते हैं उस सबको क्या करती है? स्टोरेज करके रखती है। नेक्स्ट है प्रेक्षण गति, ठीक है, परसेप्चुअल स्पीड। आदमी का परसेप्शन, तेजी से और सटीक चीजों की जो पहचानने की क्षमता होती है उसको कहते हैं परसेप्चुअल स्पीड, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक बार सुन के पढ़ के तुरंत वो याद कर लेते हैं। फिर अगला है इंडक्टिव रीजनिंग, तार्किक तर्क, ठीक है। एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव, ठीक है। तर्क और समस्याओं को हल करने की क्षमता इससे आती है। तो ये आपकी हुई थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत। कौन कौन सा था? न्यूमेरिकल एबिलिटी था, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन था, वर्ड फ्लुएंसी थी, स्पाइटल विजुअलाइजेशन था, मेमोरी था, परसेप्चुअल स्पीड था, इंडक्टिव रीजनिंग। संख्या क्षमता, मौखिक समझ, वाक प्रभाव, स्थानिक दृश्यता, स्मृति, प्रेक्षण गति और तार्किक तर्क, ठीक है। ये आपकी थर्स्टन की हो गई। अगला सिद्धांत आता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब आप कहेंगे सर जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो तो संज्ञानात्मक विकास का है, ठीक है। तो जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया था, भले ही संज्ञानात्मक विकास का दिया था, लेकिन उनका सिद्धांत, जितने भी मतलब सिद्धांत आए हैं, उस सिद्धांत के आधार पर ही मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में इन लोगों ने काम किया है, ठीक है। उनका ये मानना था कि जो बुद्धि का विकास होता है वो किन्हीं चरणों में होता है। जैसे कैटल और हॉर्न ने कहा था कि बुद्धि दो तरह से विकसित होती है, एक फ्लूइड, एक क्रिस्टलाइज, मतलब तरल और ठोस बुद्धि विकसित होती है। उसी तरह जीन पियाजे ने कहा था कि बुद्धि का जो विकास होता है वो 4 चरणों में होता है। पहला चरण क्या है? पहला चरण है संवेदीगामी चरण। आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाने वाला क्लासिक ये क्वेश्चन, ये चारों चरण पूछे जाते हैं। संवेदीगामी चरण, सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से 2 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए होता है। इसमें बच्चा कैसे पढ़ता है, कैसे सीखता है
इसमें बच्चा इंद्रियों से सीखता है, गतियों से सीखता है। आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो आप उसे ऑब्जर्व करिए और देखिए वो क्या करता है, ठीक है। उसके सेंस ऑर्गन और मूवमेंट से ही वो सीखता है इस एज में, संवेदीगामी चरण में। दूसरा क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक चरण। ये 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं। अब हम 2 से 7 वर्ष जब कहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि मैं बाल्यावस्था की बात कर रहा हूँ। बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश कर गया है, ठीक है। इसमें बच्चा वो भाषा और प्रतीकों का उपयोग करता है, ठीक है। और पहले वाले में कैसे सीखता था, संवेदीगामी में इंद्रियों से। इंद्रियों से इसलिए सीखता था क्योंकि उसे भाषा नहीं आती है। इतने छोटे बच्चे को भाषा पूरी तरह नहीं आती है, लेकिन जब वो 2 से 7 वर्ष तक आता है तो भाषा उसकी समझ बढ़ जाती है, प्रतीकों पे उसकी समझ विकसित हो जाती है, ठीक है। जब उसकी समझ भाषा और प्रतीकों पर विकसित हो गई, अब वो पहुंचता है ठोस संक्रियात्मक चरण में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। 7 से 11 वर्ष तक का बच्चा होता है। वहां पहुंचकर अपने इंद्रियों को प्रशिक्षित करने के बाद, पूरी तरह भाषा सीखने के बाद, अब वह तार्किक सोच की तरफ जाएगा, ठीक है। ठोस संक्रियात्मक चरण में वो तार्किक सोच की तरफ जाता है। अब जब वो तार्किक सोच कर लिया है 7 से 11 वर्ष का बालक, अब आता है आखिरी चरण में जो है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा 12 वर्ष के ऊपर का बच्चा होता है। अब वह अमूर्त और तर्कसंगत सोच करता है, अमूर्त चिंतन करेगा और तर्कसंगत लॉजिकल सोचेगा, ठीक है। तो आप ये क्रम देख रहे हैं कि अचानक से कोई तर्कपूर्ण या अमूर्त सोचना प्रारंभ नहीं करता है। ये क्रम ही है, इस क्रम को ही पार करते, भले ही कोई बच्चा 10 साल में ही समझदार हो जाए या 12 साल में ही समझदार हो जाए, कोई 20 तक समझदार नहीं होता है, लेकिन फिर भी सभी बच्चों को इन क्रमों को पार करना ही होता है। शुरुआत में वो इंद्रियों से ही सीखते हैं, गतियों से ही सीखते हैं, बाद में भाषा और प्रतीकों से सीखेंगे, और फिर तार्किक तरीके से सोचते हैं। फिर उसके बाद जो है अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत और ये आपके एनालिटिक थिंकिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अगला सिद्धांत आपका है गिलफोर्ड का बहुबुद्धि संरचनात्मक मॉडल। ये क्या है, देखिए, गिलफोर्ड ने कहा था कि जो बुद्धि है वो डायमेंशन पर आधारित है, 3 डायमेंशन, 3 आयामों पर बेस है, ठीक है। आपको 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ गिलफोर्ड ऐसे नाम से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में आपके। तो वो 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले कहते हैं कि बुद्धि में 3 चीजें हैं। पहला है कंटेंट, दूसरा ऑपरेशन, थर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। कंटेंट क्या है, सामग्री क्या है, कहते हैं कि वह जानकारी जिस पर मानसिक प्रक्रिया लागू होती है, ठीक है। कोई भी, जैसे आपकी बुद्धि काम किस बेस पे करती है, काम करती है सूचना के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, जो आप देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, उस आधार पर वो कार्य करती है। तो यही बात ये कह रहे हैं कि सबसे पहले वह जानकारी जिस पे मानसिक प्रक्रिया लागू होती है, पहले वो जानकारी आपके सामने आएगी। फिर क्या होगा, ऑपरेशन होगा। मतलब क्या ऑपरेशन होगा, वो उसको एनालाइज करेगा कि क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो लास्ट में आता है प्रोडक्ट। मतलब अब बुद्धि रिस्पॉन्स करेगी, बुद्धि ने आपको जवाब दिया और आप उसे जुबान के माध्यम से उसे व्यक्त करेंगे, जानकारी से उत्पन्न परिणाम, ठीक है। तो ये आपका होगा गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल, ठीक है। इसमें लगभग 120 से अधिक क्षमताओं को विभाजित विभाजित किया गया है। दरअसल इसमें मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि गिलफोर्ड ने इस पे बहुत सारे संशोधन किए हैं। शुरुआत में जब इनका सिद्धांत आया था पहली बार, तो इस सिद्धांत में 120 से अधिक मानसिक क्षमताएं थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, इन्होंने संशोधन किए और संशोधन करके ये बताया कि मानसिक क्षमताओं की संख्या 120 ना होकर 150 है। फिर आगे संशोधन हुआ, इसमें ये पता चला कि मानसिक जो ये तत्व हैं तीनों, सामग्री, संचालन और उत्पाद, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, इसकी संख्या 180 हो गई है, ठीक है। तो 180 कैसे, ये कब कब हुआ, ये तीसरे संशोधन हुआ, ठीक है। तीसरा संशोधन हुआ था 1980 में। 120 जो कारक बताए गए थे गिलफोर्ड के द्वारा, वो कारक बताए गए थे 1967 में। 150 कारक बताए गए थे 1977 में, और 1980 में आपके 180 कारक बताए गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं। अगला सिद्धांत है डेविड विक्सलर का बुद्धि की परिभाषा का सिद्धांत, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं, विक्सलर कहते हैं कि बुद्धि एक व्यापक और जटिल क्षमता है जो व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण कार्य करने में, तर्क संगत रूप से सोचने और प्रभावी रूप से वातावरण में निपटने में सक्षम बनाती है, ठीक है। उन्होंने बुद्धि को मापने के लिए बहुत सारे परीक्षण विकसित किए, जिसको कहते हैं विक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट।
स्केल। अभी आप जब मैं बुद्धि का मापन आपको पढ़ाऊँगा तो डेविड वेसलर के बारे में और अच्छे से बताऊँगा और बताऊँगा कि उन्होंने कैसे परीक्षण बनाए, कैसे परीक्षण बनाकर यहाँ पर रेवोल्यूशनरी चेंज वो लेकर आए। ठीक है? अगला सिद्धांत है बर्ट का द्विकारक सिद्धांत, बर्ट बाइफैक्टर थ्योरी। ठीक है? तो उनका जो द्विकारक सिद्धांत है उन्होंने 3 हिस्सों में बताया है। पहला है सामान्य बुद्धि, दूसरा है समूह कारक, तीसरा है विशिष्ट कारक। ठीक है? तो क्या बताया सामान्य बुद्धि में? सामान्य बुद्धि को कहते हैं कि ये समग्र मानसिक शक्ति को सामान्य बुद्धि कहते हैं। और समूह कारक को क्या बताया? तो समूह कारक के लिए कहते हैं कि विशिष्ट क्षेत्र जैसे भाषा, गणित आदि की जो से जुड़ी क्षमताएं हैं ये समूह कारक में आती हैं। और विशिष्ट कारक में कौन आता है? विशिष्ट कारक में विशेष कार्यों की क्षमताएं आती हैं। ठीक है? अगला सिद्धांत हम आते हैं पासी का पारंपरिक और व्यवहारिक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है? पासी, बीके पासी, ये ऐसे शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं जो भारतीय हैं जिन्होंने बहुत काम किया है बच्चों के विकास, बाल विकास के क्षेत्र में और आपकी बुद्धि के क्षेत्र में, व्यक्तित्व के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। तो जैसे हम पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों को पढ़ते हैं, विदेशी मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इन्हें भी हमें पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही विद्वान हैं और हमारे देश में यहाँ पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा का कार्य किया है, प्रोफेसर भी रहे हैं। चलिए देखते हैं उनकी थ्योरी क्या है। पास थ्योरी जिसको कहते हैं, पास का फुल फॉर्म है प्लानिंग, अटेंशन, सिमुलेशन एंड सक्सेसिव। इस मॉडल के अनुसार बुद्धि 4 प्रक्रियाओं पर आधारित है। कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? पहली है योजना, दूसरा ध्यान है, तीसरा है समकालीन प्रसंस्करण, चौथा है क्रमिक प्रसंस्करण। मतलब प्लानिंग, अटेंशन, सिमुलेशन और सक्सेसिव। ठीक है? क्या है योजना? प्लानिंग क्या है? समस्याओं को हल करने के लिए जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है वो प्लानिंग। कौन ये करता है काम? ये बुद्धि करती है। फिर क्या करती है? किसी विशिष्ट कार्य पर ध्यान केंद्रित करती है। उन्होंने समस्या को देखा और उसको हल करने के लिए निर्णय लिया। फिर उसके बाद एक विशिष्ट कार्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया। आगे क्या करती है? फिर फिर आपका समकालिक प्रसंस्करण करती है। क्या करती है उसमें? उसमें एक ही समय में विभिन्न तत्वों को एकीकृत करती है। ठीक है? जो अलग अलग तत्व हैं, समस्याओं के अलग अलग पार्ट हैं, उसको क्या करती है? एकीकृत करती है। फिर क्या करती है अगले हिस्से में? फिर वो तत्वों को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित कर देती है। ठीक है? कि आप एक विशिष्ट क्रम में अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो आप ये कार्य कर लेंगे। ठीक है? ये पासी ने सिद्धांत दिया था अपना, जिसको हम पास थ्योरी कहते हैं। अगला सिद्धांत है हार्वर्ड वर्नर का श्रेणी मॉडल। ठीक है? हार्वर्ड वर्नर हायरार्की मॉडल। तो जिन्होंने हायरार्की मॉडल दिया है, पदानुक्रम मॉडल दिया है, उसके शीर्ष पर जो बुद्धि है वो जी कारक है, मतलब सामान्य बुद्धि है। ठीक है? इसके नीचे समूह कारक है, वर्बल या न्यूमेरिकल जिसको कह सकते हैं, या परसेप्चुअल मैकेनिकल एबिलिटी है। और सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे विशेष क्षमताएं हैं। ठीक है? तो ये आपके बुद्धि के सिद्धांत हो गए। और हो सकता हो आपको क्लास कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप कमेंट में करके बताइए। क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, क्या चीज़ें सुधार की जा सकती हैं, ये आप बता सकते हैं हमें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैं उसे वहाँ पे पिन कर दूंगा। और आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लीजिए। आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं डेफिनेटली मैं इसके बारे में कह सकता हूँ कि आपके अच्छे ही जाएंगे। ठीक है? तो बुद्धि के जो बहुत सारे सिद्धांत हैं ये हमें समझने में मदद करते हैं कि मनुष्य सोचता कैसे है, सीखता कैसे है, विभिन्न समस्याओं का समाधान कैसे करता है। हमें ये भी समझ में आया कि बुद्धि कोई एक वस्तु नहीं है, कोई एक छोटा सा हिस्सा नहीं है सर का, ये बहुआयामी संकल्पना है। ठीक है? जो हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से देख ली है। आधुनिक समय में बुद्धि के जो सिद्धांत हैं वो शैक्षिक, सामाजिक और व्यवसायिक विकास में बहुत सारी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच।